ठीक है ना। तो न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर क्या प्रस्तुत कर सकते हो क्या नहीं, इसके बारे में जो बातचीत है वो धारा 5 से 55 तक में बताई गई है ना। यानी कि साक्ष्य विधि के तहत जो प्रमुख 3 प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है उस पर हमारी बातचीत चल रही है। और इसके बाद आगे हमने देखा कि किस रीत से पूछ सकते हो, विच मैनर कैन यू आस्क इन द कोर्ट, हाउ एविडेंस बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, उसको अल्टरनेट में ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, कि किस रीत से पेश किया जा सकता है। तो रीत बेसिकली देखा जाए तो 56 से लेकर के आपका 58 तक में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, कुछ ऐसे प्रोविजंस बताए गए हैं जहां पर साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब साक्ष्य पेश करने की बारी आती है तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 59 से चालू होता है और 100 तक चलता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और इसको ये धाराएं भी बताती हैं। इन धाराओं के यदि आप अध्ययन करो तो 59 और 60 दो धाराएं हैं मात्र जो किसके ओरल एविडेंस के बारे में, मौखिक साक्ष्य के बारे में बातचीत करती है। और 61 से लेकर के 100 तक में जितनी धाराएं हैं ये सभी जो है तो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बातचीत करती हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने आप में कितने प्रमुख हो जाते हैं, तो इनको भी हम बातचीत करेंगे। डोंट वरी, हर पार्ट का मैंने चार्ट बना रखा है, आपको मैं जितना इजी कर सकता हूं मैं एविडेंस पढ़ा दूंगा, कर दूंगा। लेकिन वही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। कल मैंने यार चिल्ला चिल्ला के एक बार नहीं 3-4 बार बताया था कि सर्वोत्तम साक्ष्य ओरल एविडेंस धारा 60 और डॉक्यूमेंट्री 64 और 91, फिर भी जो है तो कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि अपन जाके रिवीजन नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, है ना। 77 तो 64 का एक तरह से अपवाद है। 77 वो मैंने बता दिया था, ठीक है, वहां पे मुझे अभी नहीं बताना चाहिए था। जनरली जो आपका दो जैसे साक्ष्य दस्तावेज है दो प्रकार के होते हैं जनरली, एक होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एक होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का हमेशा सेकेंडरी सर्टिफाइड कॉपी ही पेश की जाती है, प्राइमरी हमेशा किसी अथॉरिटी के पास होता है। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम सब पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल मत हो, है ना। फिर उसके बाद किन व्यक्तियों से पूछ सकते हो, भाई साहब 101 से लेकर के 166 तक में बातचीत करता है। और ये धाराओं को अपन 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 101 से लेकर के 114 ए तक में जो है तो आपका सबूत के बाहर के बारे में बातचीत करता है। 115 से लेकर के 117 जो है तो आपका विबंध स्टॉपल के बारे में बातचीत करता है। 118 से लेकर के 100 यहाँ पर 34 तक में जो है तो किसके बारे में बातचीत करता है आपका, कि मतलब साक्षी कौन हो सकता है, कौन साक्षी हो सकता है, इसके बारे में। और फिर उसके बाद 135 से लेकर के 166 एग्जामिनेशन, साक्ष्यों की परीक्षा कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये बोलता है। तो देखा जाए तो ये पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ इस पार्ट से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। और जनरली बच्चा जो है तो पहले शुरुआती पार्ट में तो गलतियां उतना नहीं करता है एविडेंस में, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये सेकंड पार्ट में बच्चा काफी गलतियां करता है। और इसीलिए सेकंड पार्ट को, खासकर ये सेक्शन 101 से लेकर के इधर वाले पार्ट को हम अच्छे से देखेंगे। हिंदुस्तानी केकड़े की कहानी पता है कि नहीं पता है? हिंदुस्तानी केकड़ों की कहानी पता है, नहीं पता? एक जहाज में दो बक्से में जो है तो केकड़े भर के जा रहे थे, एक बक्से में जापानी केकड़े थे, एक में हिंदुस्तानी केकड़े थे। तो क्या हुआ कि हिंदुस्तानी केकड़े का जो बक्सा, जो केयर टेकर था, उसको तकवारी करने वाला मस्त बीड़ी फूक रहा था आराम से टेंशन फ्री होकर के, और जापानी वाला बिल्कुल अवेयर होकर देख रहा था कि यार देखे भैया केकड़े कोई कूद के नहीं भागे। और इतने में हवा, जहां पानी का जहाज था, थोड़ा सा तेज लहर आई होगी, अचानक झटका लगा लहर का और बक्से का जो ढक्कन था वो खसल के नीचे गिर गया, दोनों बक्सों के ढक्कन। तो जापानी वाला दौड़ के भागा कि भाई देखो भैया अब सब केकड़े निकल के भाग जाएंगे। अब जापानी बोला, मैं हिंदी बोल देता हूँ। तो हिंदुस्तानी बोला ठीक है भैया तुम जाओ, मेरे केकड़े तो कोई नहीं कूदने वाले। तो जापानी जब तक अपने बक्से के पास पहुंचा, 4-5 केकड़े तो बाहर कूद के भाग रहे थे, क्योंकि जापानी केकड़े कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कूद निकल के भागने के लिए। फिर देखा कि हिंदुस्तानी केकड़े एक भी बाहर नहीं निकले। देखा बाहर क्या देखता है कि एक केकड़ा ऊपर करने प्रयास करता है, उससे पकड़ा खींच लेता है। एक चढ़े प्रयास करता पकड़ता खींच लेता है। तो वो सब वहीं पे, क्योंकि कोई निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऊपर बाहर कूदने के लिए एक दूसरे की टांग बड़ा खींच रहे थे। और उनका दिमाग कौन समझा कि टांग बड़ा खींचेंगे, केकड़े हैं, क्या दिमाग उनके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तानी केकड़े हैं, है ना। हम टांग पड़े गिराने में ज्यादा यकीन रखते हैं, ना कि लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने में। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। ये 3 चीजें यहाँ पे, साक्ष्य विधि एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, ये चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी थी, ठीक है ना। एब्सोल्यूट लॉ है, पूर्ण विधि है, जैसा कि प्रस्तावना में इसके प्रियम्बल में बताता है। तो प्रियम्बल में मैंने बता दिया था कि कल ही बता दिया था कि ये पूर्ण विधि है।
फिर साक्ष्य विधि देशीय विधि है, इसको लेक्स फोरी बोला जाता है, यानी कि पूरे देश में एक समान यूनिफॉर्मिटी अप्लीकेबल होती है, इसीलिए इसको लेक्स फोरी बोला जाता है। इस बात को भी हमने बता दिया। दाता छीवा वर्सेस राज्य के केस में बता दिया कि इसका भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू होता है। सबको पता है कि साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर आपका 1872 से लागू है और इसका भूतलक्षी प्रभाव है, यानी कि उस डेट के पहले से भी साक्ष्य अधिनियम को लागू किया जा सकता है। 3 भाग में 11 अध्याय में 167 धाराओं में विभाजित है। एक अनुसूची थी, इसको रिपील कर दिया गया है, तो उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अधिनियम संख्यान क्या है? 1872 का मतलब अधिनियम संख्यान 1 है, जिसको 1872 में लागू किया गया है। देखो ये मेजर एक्ट में तो नहीं, पर चूंकि एडीपीओ में अधिनियम संख्यान पूछ लेता है और चूंकि इसका अधिनियम संख्यान 1 है, तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है लोगों की नजरों में आने वाला कि चलो इसको पूछ लेते हैं, बच्चा नहीं बताएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। तो लोग मजे लेने के लिए आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये अधिनियम संख्यान भी यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया। फिर उसके बाद प्रारंभिक पे आते हैं, तो प्रारंभिक भी हमने देख लिया। संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विस्तार संपूर्ण भारत पर 24 प्रविष्टि 5वीं अनुसूची के एंट्री नंबर 44 के तहत। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रस्ताव है, क्योंकि जब विस्तार है, सॉरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर शब्द को ओमिट कर दिया गया है। 1 सितंबर 1872 से पूरे भारत में, उस समय ब्रिटिश इंडिया में लागू थी, और जम्मू कश्मीर चूंकि पहले पार्ट था, लेकिन बाद में आर्टिकल 370 बहुत सारी कहानियां, तो वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से एविडेंस एक्ट आपकी जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद हमने आगे देखा था कि कहाँ लागू है, कहाँ लागू नहीं है। तो न्यायालय, सेना न्यायालय समस्त न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू है। और कहाँ पे लागू नहीं है? तो जो कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, जहां पर 3 विधियों के तहत, वो नहीं, शपथ पत्र पर लागू नहीं, मध्यस्थ में कार्रवाई पर लागू नहीं है। परिभाषाओं में हमने जो है तो न्यायाधीश की परिभाषा देख ली थी। बाद में मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि आईपीसी की परिभाषा ज्यादा विस्तृत है। धारा 20 आईपीसी में जो परिभाषा दी गई है कोर्ट की, कह सकते, सॉरी, ये न्यायालय की परिभाषा, तो वो ज्यादा विस्तृत परिभाषा है। मैंने बता भी दिया कि कोई व्यक्ति या निकाय जो न्यायिक कार्य करता है एक्स जुडिशियली, तो वो न्यायाधीश वहां, सॉरी, न्यायालय वहां पे कहलाता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पे लिखा है, यहाँ पे कोर्ट लिखा है। फिर हमने फैक्ट को भी मैंने बता दिया था कि फैक्ट में 2 प्रकार के फैक्ट के बारे में बातचीत करता है, आपका फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट। तो यानी कि जब हम अपनी सेंसस के माध्यम से, 5 जो सेंसस होती हैं उसके माध्यम से इसको हम फील कर सकते हैं, तो वो बेसिकली आपका कैसा फैक्ट कहलाता है? फिजिकल कहलाता है। और जब हम अपने साइकोलॉजिकल और इंटरनल तरीके से किसी समझते हैं, तो ये आपका कैसा व्यक्ति कहता है? मानसिक तथ्य कहलाता है। एग्जाम्पल वहां पे वही कि अमुक पदार्थ रखा हुआ है ना, देखो उसके एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो इसके एग्जाम्पल कि अमुक पदार्थ, जैसे ये क्लास में टेबल कुर्सियां व्यवस्थित है, तो ये फैक्ट है, तथ्य है। अब मैंने कुछ देखा सुना, ये आप लोग मेरे को सुन रहे हो, एविडेंस सुन रहे हो, ये तथ्य है। मैं एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, ये तथ्य है, ठीक है ना। मैं अमुक शब्द कह रहा हूँ, ये तथ्य है, ठीक है ना। किसी के बारे में आप अमुक राय रखते हैं, मेरी राय है कि आप लोग पढ़ाई कम करते हो, ये क्या है? एक तथ्य है। ये एक तथ्य है। तो सद्भावना पूर्वक, कपट पूर्वक यदि कोई काम करते हो, मैं आपकी सद्भावना के लिए काम कर रहा हूँ, ये तथ्य है। मैं कपट भी कर लेता हूँ, ये भी तथ्य है। आप कपट कर रहे हो, ये तथ्य है। मैं सद्भावना पूर्वक काम कर रहा हूँ, ये तथ्य है। आप कपट कर रहे हो, ये तथ्य है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि ये विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, ये तथ्य है। तो ये जितनी है अमुक ख्याति, किसी की अमुक गुडविल है, ये तथ्य है। तो कहने का मतलब कि सिंपल सा इसमें एग्जाम्पल है, ये ए से लेकर के ई तक के एग्जाम्पल पढ़ लेना, कभी कभी पूछने की संभावना यहाँ पर बनती है, ठीक है। देन हमने अगली चीज देख लिया था, तो मैंने बताया था पहले हम लोग विवादित तथ्य को पढ़ेंगे, यानी कि फैक्ट इन इश्यू को पढ़ेंगे, यानी कि फैक्ट टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित किए जाने वाले तथ्य। 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं, पक्षकारों में मतभेद हो, दायित्व अधिकार नियोक्ता का निर्धारण करते हो, तो वो फैक्ट इन इश्यू कहलाते हैं। बाद में स्पष्टीकरण मैंने बता दिया, जनरली सिविल मामलों में काम करता है कि एक पक्षकार किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में ये विवादित तथ्य कहलाता है। विवादित तथ्य जो है, तो विवादित जो प्रश्न है वो विधि या तथ्य संबंधी हो सकता है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। उदाहरण के तौर पर परिसीमा, अधिकारिता संबंधी, दस्तावेज संबंधी तथ्य यहाँ पे बता दिया। सुसंगत तथ्य, अब देखो सुसंगत तथ्य को मैंने पढ़ा दिया था 5 से 55 तक, उसमें लिखा हुआ है संहिता में निर्दिष्ट प्रकार, तो 5 से 55 तक में प्रकारों से संसक्त हो, जुड़ा हुआ हो, सुसंगत तथ्य कहलाता है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था लास्ट सेशन में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप, इसमें एक नई चीज मैंने जोड़ी है। तो ये देखिए, सुसंगत तथ्य का निर्धारण 2 तरीके से होता है। एक तो होता है, सुसंगत तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं सरकमस्टांसेस या लॉजिकल फैक्ट, परिस्थितिजन्य या कह सकते हो लॉजिकल फैक्ट। तो तथ्य जो परिस्थितियों के आधार पर, अनुसार पर, तर्क के आधार पर निर्धारित हो सकते हैं।
यानी इसके लिए आपको जासूसी उपन्यास जैसे शेरलॉक होम्स, ब्योमकेश बख्शी, उस तरह की चीजें सोचनी पड़ी। मोटिव, जैसे देखो मोटिव, अब जैसे कि मान लो कि एक ने ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर क्यों किया? पुरानी लेन देन थी कि पुराना कोई विवाद था, क्या था? तो यहाँ पर कि यानी 10 दिन पहले उसने धमकी देते सुना गया था, तेरे को देख लूंगा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो अब यहाँ पर लॉजिकल फैक्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जैसे कोई मर्डर होता है, क्राइम सीन पे गए और वहां पे नौकर ने बताया कि साहब 4 दिन पहले 4 आदमी आए थे और उन्होंने सेठ जी को धमकी देके गए थे कि तेरे को अब 4 दिन से ज्यादा जीने नहीं दूंगा, है ना। 4 दिन पहले 4 आदमी, 4 दिन से ज्यादा जीने नहीं दूंगा। तो ऐसी ऐसी कहानियां हो गई थी साहब, और 4 दिन के अंदर ही सेठ जी निकल गए 4 बजे, 4:04 पे। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारे जो तथ्य हैं, फैक्ट्स यहाँ पे पेश किए गए हैं, तो इसके आधार पे किसी का भी वही एसीपी प्रद्युम्न का दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है, उसका जो है दिमाग चल जाएगा। तो इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं ये कहलाते हैं परिस्थितिजन्य तथ्य, सर्कमस्टेंशियल या लॉजिकल फैक्ट। और दूसरे जो पुलिस अधिकारी, अब देखो जब पुलिस अधिकारी या न्यायालय, कई बार न्यायालय भी आदेश देता है, जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो क्राइम सीन में पहले मौका नक्शा बनाते हैं, वहां पे जो चीज जब्त होती है उसकी जब्ती पत्रक यानी कि सीज मेमो बनाते हैं। तो ये सभी तथ्य, ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें फैक्ट हैं, तथ्य हैं। तो जांच के दौरान जितने भी ये सबूत पाए जाते हैं, एकत्रित तथ्य, ठीक है ना, कलेक्टेड फैक्ट ऑफिसर्स के द्वारा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, तो यह भी जो है तो आपका कह सकते हो कि तथ्य के अंतर्गत यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है ना।